सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों अपने ने मार्गदर्शन का अर्थ देखा, उसके लक्षण देखे और उसके महत्व देखे। आज हम बात करने वाले हैं मार्गदर्शन के तत्वों की कि मार्गदर्शन के तत्व कौन कौन से हैं। तो कुल 4 तत्व है। एक नंबर के लिए खास ध्यान रखने का कि मार्गदर्शन के कुल 4 तत्व है, जिसमें निरीक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और सूचना संचार, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। फिर से एक बार, निरीक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और सूचना संचार। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में निरीक्षण और अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे। निरीक्षण किसे कहते हैं और उसका क्या कार्य है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और क्या क्वालिटी अभिप्रेरणा की है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निरीक्षण की कि निरीक्षण किसे कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि निरीक्षण का अर्थ बताकर उसके कार्यों की चर्चा कीजिए अथवा लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो निरीक्षण की व्याख्या देने से पहले अपने निरीक्षक और निरीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। शॉर्ट व्याख्या एकदम कि श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। निरीक्षण का कार्य अधिकतर संस्था के आंतरिक कार्यभार के साथ जुड़ा हुआ होता है। निरीक्षण का कार्य संचालन के निम्न स्तर पर अधिक देखने को मिलता है। श्रमिक और फोरमैन के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य जो करता है उसे निरीक्षक कहते हैं। अर्थात प्रश्न आ सकता है कि निरीक्षक किसे कहते हैं, तो अपने को व्याख्या लिखनी है कि निरीक्षण करने का कार्य जो करता है उसे निरीक्षक के नाम से जाना जाता है। श्रमिक और फोरमैन के कार्य संबंधित दायित्व निरीक्षक का होता है। ये संचालन के मध्य स्तर और श्रमिकों के बीच चाबी स्वरूप स्थान रखते हैं। अपने ने उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर की आकृति देखी थी, उसमें अपने सुपरवाइजर देखा था निरीक्षक, उसके नीचे फोरमैन था और उसके नीचे श्रमिक थे। तो मध्य स्तर और निम्न स्तर के जो श्रमिक हैं उनके बीच में कैसा होता है, चाबी स्वरूप स्थान निरीक्षक रखता है। निरीक्षण अर्थात अधीनस्थों को उनके सौंपे गए कार्यों को उनकी दी गई सूचनाओं और आदेश के अनुसार उचित रूप से अमलीकरण कर रहे या नहीं इसका विश्वास प्राप्त करना। व्यवसाय इकाई के लक्ष्यों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का महत्तम उपयोग संभव हो इसका विश्वास प्राप्त करना अर्थात निरीक्षण। और सरल शब्दों में कहा जाए तो श्रमिकों की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। और R.C. डेविस के अनुसार निरीक्षण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा योजनाओं और सूचनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं इसका विश्वास प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की कुल 4 व्याख्या है। सबसे सिंपल और सरल व्याख्या, श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। और निरीक्षण का जो कार्य करता है उसे निरीक्षक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से निरीक्षक के भी अपनी व्याख्या लिख सकते हैं। तो 4 व्याख्या में से अपने को 2 व्याख्या अपने याद रख सकते हैं कोई भी। लास्ट दोनों सरल व्याख्या है कि निरीक्षण ऐसा कार्य है जिसके द्वारा योजनाओं और सूचनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं उसका क्या होता है, विश्वास प्राप्त होता है। अब बात करते हैं निरीक्षक के कार्य की। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर निरीक्षण का कार्य नहीं है, निरीक्षक का कार्य है। तो निरीक्षक के कार्य कौन कौन से हैं तो चर्चा करते हैं। तो पहला ही कार्य है कि कार्य का आयोजन करना और कार्य में आने वाले अवरोधों को दूर करता है निरीक्षक यानी कि सुपरवाइज़र। दूसरा कार्य है निरीक्षक का कि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देना। तीसरा है कि कर्मचारियों के कार्य की सतत यानी कि निरंतर देखरेख करना जिससे समय और श्रम की इकाई के अंदर बचत हो सके। चौथा, कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्य को समग्र इकाई के उत्पादकता के उद्देश्य के साथ जोड़ने का कार्य यानी कि संकलन स्थापित करने का कार्य निरीक्षक करता है।
कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य भी निरीक्षक का होता है। कर्मचारियों में समूह भावना बनाने का काम भी निरीक्षक करता है। इकाई के अंदर शीघ्रता से सूचना संचार का काम वह भी निरीक्षक का होता है। इकाई में यदि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कर्मचारियों को अथवा श्रमिकों को किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, उसके विषय में मार्गदर्शन देता है निरीक्षक। कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने का काम निरीक्षक करता है। निरीक्षक नियंत्रण नहीं परंतु देखभाल करता है। उसका काम किसी पर अंकुश लादा नहीं है, परंतु कार्य सही से हो और आने वाली समस्या किस प्रकार से दूर हो उसके बारे में जानकारी देने का काम निरीक्षक का होता है। निरीक्षक कर्मचारियों का मित्र यानी कि फ्रेंड, दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर और मार्गदर्शन यानी कि गाइड माना जाता है। वैसे निरीक्षक का काम शिक्षक के काम के समान है। जिस प्रकार का काम शिक्षक का होता है मार्गदर्शन देने का, गाइडेंस देने का, उसी प्रकार से काम निरीक्षक का भी मार्गदर्शन और गाइडेंस देने का होता है। इसीलिए निरीक्षक के काम की तुलना शिक्षक के काम के साथ की गई है। कुल 11 जो है निरीक्षक के कार्य है। अपने कम से कम 9 कार्य को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न पूरा होता है। इसी वीडियो में अपने अगले प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं, जो है अभिप्रेरणा से संबंधित। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और उसका क्या लक्षण या महत्व है। तो आइए बात करते हैं अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता के बीच अंतर होता है दोस्तों। कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा हो लेकिन कार्य करने की क्षमता न हो तो संचालन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। उत्पादन प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए सभी साधनों में मानव ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। मानव एक जीवंत साधन है। उसमें विशेष शक्तियाँ और कार्य सूझ होता है, जिससे कार्य प्रेरणा देना आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा एक विस्तृत विचार है। जहाँ मानव कार्य करते हैं वहाँ अभिप्रेरणा का कार्य आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा के प्रेरकों में मौद्रिक, अमौद्रिक प्रोत्साहन, सुविधाएं संतुष्ट ना हुई हो ऐसी आवश्यकताओं का समावेश होता है। देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा सामान्य रूप से 2 प्रकार के अपने को व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक तो कार्य करने की इच्छा है लेकिन उसमें क्षमता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को तो अपने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनमें काम करने की क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों में इच्छा जागृत करने की कला को ही अपने अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। तो आइए व्याख्या की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा की व्याख्या क्या हो सकती है। सामान्य अर्थ में कर्मचारी में अधिक कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना और उन्हें महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि करवाना अर्थात अभिप्रेरणा। जूसियस के अनुसार इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को या दूसरों को प्रेरणा देने की प्रक्रिया अर्थात अभिप्रेरणा। मॉर्गन के अनुसार अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति है जो कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर ले जाता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा यह कर्मचारी को प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करवाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी अपने पास 4 व्याख्या अवेलेबल है। तो लास्ट 2 व्याख्या जो है वो अपने को याद रखनी है, सिंपल और सरल है। ये अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति है जो कर्मचारियों को
लक्ष्य की ओर ले जाता है। और दूसरी व्याख्या कि कर्मचारी को प्रोत्साहन देकर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करवाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। और ऊपर की जो दो व्याख्या है उसमें से भी अपने को ये याद रखनी है तो अपने उसमें से भी अपने याद रख सकते हैं। बात करते हैं लक्षणों की। अभिप्रेरणा के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो जिसमें पहला लक्षण है कि आंतरिक प्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि ये मन की एक ऐसी स्थिति है जो इकाई कर्मचारी को लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो अभिप्रेरणा ऐसा बल या शक्ति है जो मानव के अंदर ही उत्पन्न होता है। आवश्यकताएं ऐसी भावना है जिसके द्वारा मानव को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है और उसे पूर्ण करने के लिए उसे प्रेरणा मिले तो मानव निश्चित ही प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। तो ये आंतरिक प्रेरणा के रूप में होता है। दूसरा है कि अभिप्रेरणा जो है मनोवैज्ञानिक विचार है, क्योंकि मन का विचार है, व्यक्ति का विचार है। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक विचार अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता भी अलग अलग होती है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक नाम दिया गया है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उसकी इच्छा को जागृत करने का काम ही अभिप्रेरणा का होता है। तो अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारी को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभिप्रेरणा से उनके नैतिक उत्साह में वृद्धि होती है, उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जिससे इकाई की लाभदायकता में भी वृद्धि होती है, अर्थात कर्मचारी की कार्यक्षमता में भी वृद्धि संभव अभिप्रेरणा द्वारा होती है। निरंतर प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात निरंतर चलती रहती है। कर्मचारियों से काम लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है, उनको मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देना पड़ता है। एक बार कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के बाद अभिप्रेरणा का काम बंद नहीं हो सकता। यह इकाई के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात अभिप्रेरणा निरंतर चलती है, क्योंकि जब तक कर्मचारी का अस्तित्व रहेगा, इकाई का अस्तित्व रहेगा, तब तक कर्मचारी को मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, कर्मचारी की इच्छा को जागृत करने की आवश्यकता होती है, कार्य क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे निरंतर प्रक्रिया कहते हैं। पांचवा है स्थानांतरण दर में कमी। अभिप्रेरणा के कारण कर्मचारियों के आंतरिक संतोष में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारी की कार्य करने की प्रेरणा में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को कार्य के अनुसार प्रतिफल, आत्मसंतोष और सम्मान मिलने से नौकरी में लगे रहने की प्रेरणा होती है, जिससे श्रमिकों के स्थानांतरण दर में कमी होती है। अर्थात कर्मचारी के उत्साह बने रहने से उनके वेतन में वृद्धि होती है, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, उनको सम्मान मिलता है, जिससे वो नौकरी छोड़कर नहीं जाते और स्थानांतरण दर कम हो जाता है। छठा है उद्देश्य की प्राप्ति। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों को कार्यक्षम रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसलिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। विस्तृत कार्य क्षेत्र। अभिप्रेरणा का विचार विस्तृत और समृद्ध है। आवश्यकता, लक्ष्य, इच्छा, भावना, उद्देश्य, चुनाव, मनोबल, उत्सुकता, प्रलोभन आदि शब्दों का समावेश प्रेरणा या अभिप्रेरणा में होता है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र जो है विशाल माना जाता है। अभिप्रेरणा परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र के अनुरूप ढल जाता है। दोस्तों, आधुनिक समय में उद्योगों और व्यवस्था तंत्र में तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। ऐसे परिवर्तन उत्पादन, टेक्नोलॉजी, कच्चे माल सामग्री या अन्य प्रवृत्तियों से निरंतर होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए कर्मचारी शीघ्रता से तैयार नहीं होते, परंतु
अभिप्रेरणा द्वारा उनको उचित समझ देकर ऐसे परिवर्तन को सरलता से स्वीकार कराया जा सकता है। यानी कि अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारी को समझ दी जाएगी और जो परिवर्तन आता है उसका स्वीकार सरलता से करवाया जा सकता है। सहयोग प्राप्त करने का साधन, 9वां मुद्दा है, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देने से उन्हें कार्य संतोष की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप वे उच्च अधिकारियों को संपूर्ण सहयोग देते हैं। 10वां है सकारात्मक दृष्टिकोण। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देती है। कर्मचारी की समस्या का जब समाधान किया जाता है तब कर्मचारी व्यवस्था तंत्र और संस्था के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। वे संस्था को एक स्वयं का भाग मानते हैं। ऐसा समझदार कार्य करता है। ऐसी कार्यशैली से कर्मचारी और इकाई का विकास संभव होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। 11वां है संचालन का एक कार्य है अथवा एक भाग है। अभिप्रेरणा संचालन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। संचालकों को भौतिक साधनों से नहीं परंतु जीवंत कर्मचारियों से काम लेना होता है। इसलिए उन्हें समय समय पर अभिप्रेरित करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अभिप्रेरणा जो है संचालन का एक भाग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने 11 लक्षण अभिप्रेरणा के पूरे हुए। अपने ने मार्गदर्शन के कुल 4 तत्व थे: निरीक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और सूचना संचार, जिसमें से अपने ने निरीक्षण का अर्थ और निरीक्षक के कार्य देखे, अभिप्रेरणा का अर्थ और उसके लक्षण देखे। अगले वीडियो में अपने मास्लो के आवश्यकता के अग्रता क्रम की चर्चा करेंगे, वो क्या है और उसका क्या उपयोग है संचालन में और व्यवसाय में और क्यों इसका अस्तित्व आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।